तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं काफी कमाल की स्टोरीज की और साथ के साथ इस हफ्ते की NXT के एपिसोड के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या मेन चीजें उस शो में हुई हैं। तो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आप वीडियो को जरूर एंड तक देखते रहें भाई, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हम स्टार्ट करते हैं पहले। और आप सोच रहे होंगे कि ब्रॉन स्ट्रोमैन आखिर क्या कर रहे हैं अपने फ्री टाइम में, क्योंकि WWE में तो वो है नहीं और अभी फिलहाल उनका नो कम्पीट क्लॉज भी चल रहा है। तो भाई ब्रॉन स्ट्रोमैन अपनी बॉडी का ध्यान रख रहे हैं और वो बिल्कुल जिम में मेहनत कर रहे हैं। और ये कुछ फोटोज आप देख सकते हैं जो इंस्टाग्राम पे उन्होंने डाली। भाई क्या कमाल की फिजिक को अपनी और करते जा रहे हैं, और हो सकता है कि जब तक उनका नॉन कम्पीट क्लॉज खत्म हो और भी ज्यादा जैक्ड रिप्ड अप बॉडी जो है ब्रॉन स्ट्रोमैन की बन जाए। आपके क्या थॉट्स हैं उनकी इस नए लुक पे, डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताएं। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो ऑल एलीट रेसलिंग के CEO टोनी खान एक बार फिर से भाई बात कर रहे हैं और एक बार फिर से बोल रहे हैं। और यूजुअली जब टोनी खान बात करते हैं तो भाई अब आजकल तो ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ वो ऐसा ही बोलेंगे जो कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगा। और यहाँ पे एक बार फिर से आके उन्होंने अपनी पिछले साल की बात को रिपीट करा है कि इस साल का डबल और नथिंग पेपर व्यू जो था वो रेसलमेनिया 37 से बेटर था। उन्होंने ये बात बोली कि भाई रेसलमेनिया में WWE ने एफर्ट्स डाले, लास्ट ईयर के शो से ये शो बेटर था क्योंकि ऑब्वियसली इस बार क्राउड आया था और बाकी सारी चीजें थी जो कि चैलेंजेस के सामने WWE ने शो पुट करा था। लेकिन वो तब भी कहते हैं कि डबल और नथिंग डेफिनेटली एक बेटर शो था। क्या आप लोग टोनी खान से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? डेफिनेटली आप मुझे कमेंट्स में बताएं। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो ये काफी बड़ी चीज हो सकती है क्योंकि मानी जा रही है रिपोर्ट्स कि बिग ई जो है वो आने वाले ड्राफ्ट में रॉ पे शिफ्ट कर सकती है WWE। अब अगर ऐसा होता है आई डोंट थिंक कि ये कोई सही डिसीजन है, क्योंकि इतने समय बाद तो बिग ई जो है वो न्यू डे से अलग हुए थे, उनको अपना सिंगल्स रन मिल रहा था। अगर वो फिर से सेम शो पे चले जाएंगे जहां पे न्यू डे है तो आई डोंट थिंक कि WWE उनको उतने अच्छे से पुश कर पाएगी एज अ सिंगल सुपरस्टार। जबकि ये रिपोर्ट कहती है कि रॉ पे जाने के बाद भी न्यू डे की टीम में नहीं बिग ई जाएंगे, बल्कि जो है सिंपली एक सिंगल्स रन में वो रहेंगे। अब अनलेस वो एक्चुअली में न्यू डे के मेंबर्स के अगेंस्ट हो जाएं और एक हील बन जाए, वो चीज मैं देखनी पसंद करूंगा रॉ के ऊपर। लेकिन उसके अलावा आई डोंट थिंक कि कोई फायदा एक बार फिर से न्यू डे को सेम ब्रांड पे रखने का। अगर उनको स्प्लिट कर ही दिया है तो अब एटलीस्ट कुछ टाइम तक तो उनको अलग रखना चाहिए, और ये गाइस मेरा पर्सनल ओपिनियन है। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं तो यहाँ पे WWE के सुपरस्टार पार्कर बॉर्डो, जो कि ऑब्वियसली ब्रॉक लेसनर के हम कहते हैं लुक अलाइक हैं, उन्होंने एक फोटो पोस्ट करी ट्विटर के ऊपर जहां पे ट्रिपल एच उनके साथ थे। और रिसेंटली गाइस ट्रिपल एच ने एक इंटरव्यू में ये बात भी रिवील करी कि आखिर क्यों ये वो पोज करते हैं सुपरस्टार्स के साथ सारी फोटोज पोस्ट करते हैं। तो वो कहते हैं देखो भाई, मैं तो एक बहुत फेमस सुपरस्टार था अपने टाइम में, और अभी भी जो है वैल्यू मेरी ऐसा नहीं है कि बहुत कम हो चुकी है। तो हम इस चीज को सिर्फ अटेंशन ग्रैबिंग के लिए यूज करते हैं कि जब भी मेरे साथ कोई सुपरस्टार पोस्ट करता है तो वो लोग समझते हैं काफी बड़ी बात है, और NXT को इस चीज की जरूरत है, अटेंशन की जरूरत है। और इसी वजह से पार्कर भी जो है ट्रिपल एच के साथ एक फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं ताकि लोगों की नजरें उनके ऊपर एटलीस्ट जाएं तो सही, लोगों को पता तो लगे कि ये भी एक बंदा है जो कि WWE के साथ अब ट्रेन कर रहा है। तो इसके पीछे रीजंस होते हैं गाइस, अगर आप ऑलरेडी नहीं जानते थे। और ये फोटो मुझे काफी कूल लग रही है और ऐसा लगता है कि अगर पार्कर इनसाइड द रिंग थोड़ी मेहनत करके बढ़िया हो सकते हैं तो डेफिनेटली उनके अंदर वो कैपेबिलिटी लग रही है मुझे कि वो एक कमाल के सुपरस्टार भी बन सकते हैं। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं तो NXT की रेटिंग्स आ चुकी हैं जो कि मैं आपको पहले बताऊंगा, लेकिन शो के बारे में हम बाद में बात करेंगे। व्यूअरशिप रही गाइस 6,65,000 व्यूअर्स, जो कि पिछले हफ्ते के कंपैरिजन में 4.3% कम थी। और ये रेटिंग कहीं ना कहीं सही है क्योंकि कल का शो मुझे ऐसा नहीं लगा कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन डेफिनेटली मैं ये बात कह सकता हूँ कि भाई NXT जो है कभी एक बहुत अच्छा शो दे देती है, कभी ठीक ठाक भी देती है, तो इतनी रेटिंग गिरती चलती है। और भाई अगले हफ्ते हो सकता है फिर से वो बढ़ जाए। अगली चीज की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो कीथ ली ने अपने नाम के लिए एक ट्रेडमार्क फाइल करा था ताकि अगर वो WWE से फ्यूचर में चले भी जाते हैं तो एटलीस्ट वो अपना इन रिंग नेम तो ओन कर सकें। लेकिन इस चीज की एप्लीकेशन में उनको एक दिक्कत आ गई क्योंकि उन्हें पता लगा कि WWE ने भी इस नाम के लिए पहले से ही ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर रखा है। हम जानते हैं कि कितनी दिक्कतें हो चुकी हैं पहले भी कि सुपरस्टार्स को अपना रिंग नेम ही नहीं मिलता और WWE ने उसको ट्रेडमार्क कर लिया होता है। तो अब ये बात कीथ ली को बोली गई है कि भाई तुम्हारी एप्लीकेशन WWE से बाद में आई थी और WWE की पेंडिंग चल रही है, तो पहले उनकी एप्लीकेशन हम प्रोसेस करेंगे, उसके बाद देखेंगे तुम्हारा क्या बनता है। तो शायद हो सकता है कि कीथ ली अगले शिकार बन जाए जो खुद का भी इन रिंग नेम नहीं ओन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो हम जानते हैं कि अलेक्सा ब्लिस जो है कितने ज्यादा उनके गिमिक के अगेंस्ट लोग बोल रहे हैं। मैंने भी बोला है
कि ये गिमिक बिल्कुल बकवास है। मुझे समझ ही नहीं आ रही कि आखिर अलेक्सा ब्लिस के साथ WWE करना क्या चाह रही है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं इस पे अलेक्सा ब्लिस क्या कह रही हैं? उन्होंने आकर ट्विटर पे एक फोटो पोस्ट करी और लिखा, भाई देखो मुझे नहीं फर्क पड़ता कि बाकी लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन मुझे तो ये गिमिक प्ले करने में मजा आ रहा है। और ये बात मैं कहीं ना कहीं समझ सकता हूँ, क्योंकि अलेक्सा ब्लिस इन चीजों को बहुत पसंद करती है। मतलब जैसे सुपर नेचुरल चीजें हो गई, डिज्नी वाली चीजें हो गई हैं, उनको ये चीजें काफी ज्यादा मतलब एक्साइट करती हैं, उनको पसंद आती हैं। तो अलेक्सा ब्लिस को अपना गिमिक प्ले करने में मजा जरूर आ सकता है, लेकिन हमको एज अ व्यूअर देखने में कोई खास मजा आ नहीं रहा। शायद उनके साथ कुछ और बेटर करना पड़ेगा, और एक्चुअली में गलती उनके अंदर नहीं बल्कि स्टोरी लाइन या फिर बाकी पूरी बुकिंग में है। तो ये चीज देखनी इंटरेस्टिंग रहेगी कि समर स्लैम के टाइम तक अलेक्सा ब्लिस किस तरीके से बुक करी जाती हैं। मैं तो ये बोलूंगा उनको मनी इन द बैंक दे देना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से एटलीस्ट उस ब्रीफकेस के ऊपर अटेंशन बनी रहेगी और चीजें काफी बढ़िया हो सकती हैं। तो ये थी रिपोर्ट्स गाइस। आज की अब हम बात करते हैं कल के NXT के शो की। तो एडम कोल का मैच यहाँ पे हमें देखने को मिला कार्मेलो हेज के अगेंस्ट, जो कि कोल जीत गए। लेकिन इस मैच से पहले काफी कूल मोमेंट रिक्रिएट करी थी NXT ने, जहां पे कार्मेलो हेज आके बिल्कुल जॉन सीना की डेब्यू की तरह बोलते हैं रूथलेस एग्रेशन और मुक्का मारते हैं एडम कोल को। तो आई डोंट नो किस पॉइंट के लिए करा गया, लेकिन ऑब्वियसली एक बार फिर से एक ऐसी चीज थी जो अटेंशन थोड़ी सी अपनी तरफ लेकर आ सके। इसके बाद हमें देखने को मिला था गाइस कि ओनी लोरकन और पीट डन कन्फ्रंट करते हैं यहाँ पे द वे को, यानी कि ऑस्टिन थ्योरी और जॉनी गार्गानो को। और गार्गानो यहाँ पे यही बात कर रहे थे कि वो बेस्ट थे फेटल 5-वे मैच में टेक ओवर के अंदर, और उनको अब मौका मिलना चाहिए फॉर द NXT चैंपियनशिप। लेकिन पीट डन कहते हैं, देखो भाई ऐसा कैसे तुम सोची जा रहे हो, जब मैं यहाँ पे हूं तो और कोई कैसे पहले नंबर 1 कंटेंडर बन सकता है। तो ये चीज इन दोनों के बीच में कन्फ्रंटेशन हमें देखने को मिली। इसके अलावा इयो शिराई और जोई स्टार्क का मैच होता है अलिया और जेसी कमेया के अगेंस्ट। ऑब्वियसली यहाँ पे इयो शिराई की टीम जीत जाती है, लेकिन मैच के बाद हमें देखने को मिलता है कि रकेल गोंजालेस, डकोटा काय, इयो शिराई, जोई स्टार्क और साथ के साथ गाइस यहाँ पे हमें शॉर्टजी ब्लैकहार्ट और एम्बर मून, इन तीनों टीम्स की हमें ब्रॉल देखने को मिली। और नेक्स्ट वीक इन तीनों के बीच में मैच भी होगा, और जो उसको जीतेगा वो टैग टीम टाइटल्स का नंबर 1 कंटेंडर भी बन जाएगा। तो ये ब्रॉल उसके लिए बिल्डअप यहाँ पे हुई थी। इसके बाद ये मैच इन दोनों टीम्स के बीच में देखने को मिलता है, जहां पे गार्गानो और ऑस्टिन थ्योरी ने हरा दिया है पीट डन और ओनी लोरकन को गाइस। और मैच के बाद हमें देखने को मिलता है कि कैरियन क्रॉस अटैक कर देते हैं यहाँ पे गार्गानो को। तो काइंड ऑफ ये चीज क्लियर होती जा रही है कि जॉनी गार्गानो को एक और मौका मिलेगा फॉर द NXT चैंपियनशिप, और वो यहाँ पे कैरियन क्रॉस से लड़ सकते हैं। लेकिन पीट डन इस टैग टीम मैच में भी पिन नहीं हुए थे, और काफी समय से वो पिन नहीं हुए हैं। तो आखिर क्या वो चीज होगी जो पीट डन को भी NXT टाइटल तक लेके जाएगी, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन इसके बाद बैक स्टेज कैरियन क्रॉस जा रहे होते हैं और वो समोआ जो को कन्फ्रंट करते हैं, और यहाँ पे वो कहते हैं समोआ को, देखो भाई चाहे तुम मेरे बारे में कुछ भी सोचो, जब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता तुम मुझे कुछ नहीं कह सकते। और यहाँ पे समोआ जो उनको बाहर जाने के लिए कहते हैं अरीना से, और कैरियन क्रॉस गाइस यहाँ से चले जाते हैं। तो थोड़ी टेंशन जरूर है इन दोनों के बीच में, क्योंकि लास्ट वीक जो ने बोला था कैरियन क्रॉस को तुम निकलो यहाँ से, तो अभी गाइस पॉसिबिलिटी बन सकती है कि जो भी अपना रिटर्न कर लेंगे, लेकिन उसके लिए हमें कुछ टाइम तक रुकना पड़ेगा। अगली चीज जो NXT में देखने को मिली वो थी गाइस फ्रैंकी मोने का मैच अगेंस्ट इलेक्ट्रा लोपेज, जो कि वो जीत गई हैं। और ये मानने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि फ्रैंकी चाहती हैं कि वो जॉन मॉरिसन के नाम से ना जानी जाएं और उनको लोग उनकी वजह से जाने। तो इस चीज का थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन ऑब्वियसली हो सकता है कि वो इंप्रूव जैसे जैसे कर रही हैं तो उनके अंदर भी कुछ स्पेशलिटी लोगों को देखने को मिल जाए। अगली चीज जो हमें देखने को मिली वो था हिट रो का मैच अगेंस्ट एवर राइज। ये भी एक नॉर्मल मैच था जहां पे हिट रो गाइस जीत गई है। और फाइनली शो का जो मेन इवेंट था वहां पे काइल ओराइली का मैच होता है क्रूजरवेट चैंपियन कुशीडा के साथ, और ये मैच बहुत ही ज्यादा अच्छा था मेन इवेंट के हिसाब से। लेकिन ओवरऑल मैं वही बात बोलूंगा ना कि भाई ये मैच जबकि अच्छा था रेसलिंग वाइज, कुछ ऐसा नहीं था जिसके लिए लोग अट्रैक्ट हो या फिर शो में स्टे ट्यून्ड रहे। तो 4% ही रेटिंग गिरी, तो ज्यादा लोग तो नहीं भागे दूर, लेकिन तब भी गाइस कहीं ना कहीं NXT को ये चीज देखनी पड़ेगी। इस मैच की हम बात करें तो काइल ओराइली ने एक्चुअली में कुशीडा को हरा दिया, और हमें देखने को मिलता है गाइस कि एडम कोल यहाँ पे जो है वो अटैक कर देते हैं एंड में आके काइल ओराइली को। तो उसके बाद इन दोनों के बीच में ब्रॉल चल रही होती है, समोआ जो बाहर आ जाते हैं, सारे लोग इनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इनका मैच होने वाला है ग्रेट अमेरिकन बैश में। लेकिन एक बार फिर से आउट ऑफ नोवेयर कोई आता है और यहाँ पे अटैक कर देता है कुशीडा को, जो कि रिंग के अंदर होते हैं, और वो और कोई नहीं होते बल्कि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग है। तो इस ग्रुप को बहुत देर से टीज करा जा रहा था NXT के ऊपर, और फाइनली यहाँ पे आ चुका है, इसको बोला जाता है द डायमंड माइन। रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग इसके लीडर हैं, इसके साथ साथ माल्कम बिवंस हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं,
और उनके साथ टाइलर रस्ट और एक बंदा और था। तो यहाँ पे ये फॉर्म तो हो गया और इनका डेब्यू अच्छा था, लेकिन अब रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग का एम क्या है, क्या वो करने के लिए आए हैं, और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये माना जा रहा है कि बहुत लंबे टाइम से इस ग्रुप को प्लान करा जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कोई अच्छा प्लान NXT के पास यहाँ पे होगा, और ये माना जा रहा है कि तब से क्रूजर वेट डिवीजन को बिल्ड करने में लगे हुए थे, इस वजह से इस ग्रुप का डेब्यू नहीं करा। तो हो सकता है कि कोई बड़े प्लान्स हो और वो आने वाले हफ्तों में गाइस हमको क्लियर होते हुए दिखाई दें। लेकिन अभी फिलहाल के लिए NXT पे चल रही है जो कि टॉप स्टोरी लाइन्स है वो एडम कोल और काइल ओराइली के बीच में, और साथ के साथ कायरन क्रॉस का अब अगला चैलेंजर कौन होगा उसके ऊपर भी गाइस हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो ये था आपका NXT का शो, कैसा लगा आपको आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो गाइस अगर आपको पसंद आई इसे लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।